हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइको ज्ञान यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी के बारे में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस वीडियो पर आए हैं मुझे, वो MJPRU से MA साइकोलॉजी वाली वीडियो पर आए हैं। तो उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न और डाउट्स जो है वो एडमिशन के प्रोसेस को लेकर होते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पीएचडी पर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा जिससे बच्चों को डायरेक्शन मिल सके। तो इस वीडियो में हम MJPRU से पीएचडी के बारे में कंप्लीट डिटेल कवर करने वाले हैं, एडमिशन प्रोसेस, क्राइटेरिया वगैरह। और अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकता है। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फास्ट रिप्लाई आपको ईमेल का मिलेगा। कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीएचडी क्या है। पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ये एकेडमिक्स की हाईएस्ट डिग्री होती है। इस डिग्री के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। इस डिग्री का जो ड्यूरेशन है वो 3 साल से 6 साल तक रहता है यूजुअली, और 6 साल से ज़्यादा एक्सटेंड भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके रिसर्च टॉपिक पे। इस डिग्री में जो स्टूडेंट है वो रिसर्च करना सीखता है और अपनी ओरिजिनल रिसर्च कंडक्ट करता है। इस डिग्री को करने वाले स्टूडेंट्स को रिसर्च स्कॉलर या पीएचडी स्कॉलर कहा जाता है। पीएचडी मेनली 2 टाइप की होती हैं, एक रेगुलर, दूसरी पार्ट टाइम। रेगुलर पीएचडी को फुल टाइम पीएचडी भी कहा जाता है। जो फुल टाइम पीएचडी है उसकी ड्यूरेशन जो है पार्ट टाइम पीएचडी से ऑलमोस्ट हाफ रहती है, यानी कि पार्ट टाइम पीएचडी को करने में ऑलमोस्ट डबल टाइम लग जाता है। पार्ट टाइम पीएचडी उन लोगों के लिए है जो वर्किंग हैं। अगर जो कहीं जॉब कर रहे हैं और वो जॉब के साथ साथ पीएचडी करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम पीएचडी उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन पार्ट टाइम पीएचडी की फीस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम पीएचडी की फीस रेगुलर पीएचडी से 5, 6 या 7 गुना ज़्यादा रहती है। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको रेगुलर पीएचडी में जाना है या पार्ट टाइम पीएचडी में जाना है। यूनिवर्सिटी दोनों टाइप की पीएचडी ऑफर करती है। अब आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि किसे पीएचडी करनी चाहिए। तो पीएचडी अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है और आप रिसर्च के एरिया में काम करना चाहते हैं तो आपको पीएचडी करनी चाहिए। दूसरा, अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं यानी कि हायर एजुकेशन में आप जाना चाहते हैं तो आपको पीएचडी करना चाहिए। फिर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक पर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आपको पीएचडी करना चाहिए। पीएचडी करने से पहले कुछ पॉइंट्स को आपको कंसीडर ज़रूर करना चाहिए। पहला तो ये कि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये फटाक से होने वाला कोर्स नहीं है। इसमें आपको भी नहीं पता होगा कि टाइम कितना लगेगा। ये डिपेंड करता है आप पर, आपके टॉपिक पर, आपके गाइड पर, आपकी यूनिवर्सिटी पर और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपकी जो टाइम है वो कितना लगने वाला है। और पीएचडी करने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है। और तो अब अपने टॉपिक पर आगे चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जो है वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और ये बरेली डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश के। और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पीएचडी ऑफर करती है, जिनकी लिस्ट कुछ इस तरह है: एशियन हिस्ट्री एंड कल्चर और हिस्ट्री, एनिमल साइंस, जूलॉजी, अप्लाइड एंड रीजनल इकोनॉमिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड इंग्लिश, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिलोसफी, अप्लाइड फिजिक्स, बीएड, एमएड, एजुकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, CSIT, क्लिनिकल साइकोलॉजी, कॉमर्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग, ज्योग्राफी, हिंदी, होम साइंस, लॉ, म्यूजिक, फार्मेसी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशलॉजी, स्टैटिक्स, उर्दू, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रेशियन, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, एर्गोनॉमी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, संस्कृत संहिता एंड मौलिक सिद्धांत, रचना शरीर, क्रिया शरीर, द्रव्य गुना, भाषा शास्त्र एवं भाषीय कल्पना, काया चिकित्सा, शालक्य तंत्र। इन सारे सब्जेक्ट्स में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी पीएचडी ऑफर करती है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी की एलिजिबिलिटी है वो मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए मास्टर डिग्री में। तो आप
उसी सब्जेक्ट में पीएचडी कर सकते हैं जिसमें आपकी मास्टर डिग्री है। अब एडमिशन के प्रोसेस को देख लेते हैं। एडमिशन का जो यहाँ प्रोसेस है वो 2 तरह से होता है, एक नेट या जेआरएफ के बेस पे, दूसरा होता है आरईटी के बेस पे। आरईटी का मतलब है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। ये एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटी खुद कराती है और इसका जो सिलेबस है वो नेट जेआरएफ का ही सिलेबस सेम रहता है। आरईटी का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं, एक रिसर्च मेथडोलॉजी का, दूसरा सब्जेक्ट का। तो दोनों क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इसका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो जर्नल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 50% है और ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच और अदर कैटेगरी के लिए 45% है। तो अगर आप जर्नल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको आरईटी में 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा आना चाहिए, तो आप इसको क्लियर कर पाएंगे। या अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी अदर कैटेगरी से हैं तो आपके 45% मार्क्स या उससे ज़्यादा आना चाहिए, तो आप आरईटी क्रैक कर पाएंगे। दूसरा, नेट जेआरएफ वालों के लिए जो आरईटी है वो एग्जम्प्टेड है। अगर आपका नेट है या जेआरएफ है तो आपको आरईटी देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और आप फिर डायरेक्टली इंटरव्यू में आपको इनवाइट किया जाएगा। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस ऐसा है कि सभी को एक एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल करना ही होता है आरईटी का। जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगी कि यूनिवर्सिटी कब कब आरईटी के फॉर्म निकालती है। अगर आप नेट जेआरएफ हैं या नेट जेआरएफ नहीं है, आपको आरईटी देना है, लेकिन फिर भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना ही होता है, जिसकी फ़ीस जो लास्ट ईयर है वो 1200 रुपये रही थी और लेट फीस पेमेंट के साथ 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गई थी। अब नेक्स्ट ईयर या इस साल पता नहीं कितनी फ़ीस होगी, वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। फिर एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करने के बाद या नेट या जेआरएफ हो आप, तो इसके बाद फिर आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू में जितने भी आरईटी क्रॉस किए हुए लोग होंगे उनको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। सभी को इंटरव्यू में बुलाया जाता है और जितने नेट जेआरएफ वाले होंगे उन सबको। इंटरव्यू में क्या है कि आपको अपना एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करके ले जाना होता है और उसके साथ एक 10-12 स्लाइड्स की पीपीटी प्रेजेंटेशन भी बना कर ले जाना होती है अपने सेम टॉपिक पे, जिस पर आपका रिसर्च प्रपोजल है उसी टॉपिक पे आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाना होती है। और इंटरव्यू में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाना होते हैं। सबसे पहले आपके इंटरव्यू में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे। ये देखा जाएगा कि आपकी कट ऑफ कितनी बन रही, क्योंकि इंटरव्यू की भी कट ऑफ बनती है। तो इसमें आपके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट जेआरएफ हैं अगर आप तो वो उसके सर्टिफिकेट, एमफिल है अगर आप तो वो सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस तो वो सर्टिफिकेट, और अगर आपके कोई पब्लिकेशंस हैं जो यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में हैं या फिर वेब ऑफ साइंस में हैं या स्कूपस इंडेक्सेस किसी जर्नल में आपके पब्लिकेशंस हैं तो वो, प्लस जो आपके इंटरव्यू के मार्क्स होंगे उनके बेसिस पे और जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसके बेसिस पे आपका एक इंटरव्यू का कट ऑफ बनेगा। इंटरव्यू में आपको अपना रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करना होगा और प्रेजेंटेशन जो आप देंगे उस पर आप उसके बेस पे आपको आपका एवेल्युएशन किया जाएगा। तो रिसर्च प्रपोजल से और आपके प्रेजेंटेशन से कुछ भी जो पैनल होगा वो आपसे क्वेश्चनिंग करेगा और उनके जवाब आपको देना होंगे। उसके बेस पे आपका जो इंटरव्यू का परफॉर्मेंस है वो डिसाइड करेंगे। यहाँ पर साथ में हम सीट्स की बात कर लेते हैं। तो एमजेबी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में जो 50% सीट्स हैं वो नेट जेआरएफ वालों के लिए रिजर्व रखी जाती हैं और बाकी जो 50% सीट है वो आरईटी वालों के लिए हैं। तो इन सीट्स में जो कैटेगरी वाइज है उनका भी रिजर्वेशन होता है, जैसे कि कुछ सीट्स ईडब्ल्यूएस के लिए रखी जाती हैं, कुछ ओबीसी के लिए, कुछ एससी के लिए, कुछ एसटी के लिए, कुछ पीएच कैटेगरी के लिए भी सीट्स रिजर्व रखी जाती हैं। और ये सीट्स हर साल वेरी करती रहती हैं। ये डिपेंड करता है कि अवेलेबल सुपरवाइजर्स या गाइड के अंडर में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ तक आप अगर पहुँच जाते हैं तो आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाता है और अगर आप इंटरव्यू में क्लियर कर जाते हैं तो फिर आपको ऑनलाइन पोर्टल पर ही फीस सबमिट करनी होती है, कोर्स वर्क की फीस। इसकी डिटेल मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जो एडमिशन फ़ीस है वो जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए रहती है 25,000 रुपये प्लस 500 रुपये काउंसलिंग चार्जेस, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए रहती है 12,500 प्लस 500 रुपये काउंसलिंग चार्जेस। और यहीं अगर हम
पार्ट टाइम पीएचडी की बात करते हैं तो उनकी वन टाइम एडमिशन फ़ीस रहती है 1 लाख रुपए प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 रुपये प्लस सेमेस्टर फ़ीस 50,000 रुपये प्लस काउंसलिंग फ़ीस 500 रुपये। तो इतना पार्ट टाइम पीएचडी वाले को देना होता है। और पार्ट टाइम पीएचडी वाले का जो एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी है वो भी 10,000 है। और यहाँ पर जो रेगुलर पीएचडी वाले हैं उनका एप्लीकेशन फॉर्म आरईटी का है 1,200 रुपये और SC/ST कैटेगरी के लिए है मात्र 600 रुपये। कोर्स वर्क की फ़ीस सबमिट करने के बाद आपको ऑनलाइन पोर्टल पर ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होते हैं, जो अगेन वेरीफाई होते हैं काउंसलिंग में। काउंसलिंग में फिर आपको बुलाया जाता है, एक डेट दी जाती है, उस डेट में उस टाइम में आपको यूनिवर्सिटी में जाना होता है। और फिर काउंसलिंग में आपके फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं और जो आपने फ़ीस सबमिट की थी उसकी स्लिप और आपकी एप्लीकेशन फ़ी की स्लिप और जो आपका इंटरव्यू का रिजल्ट है उसकी एक कॉपी सबमिट भी की जाती है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनओसी। एनओसी उन लोगों को काउंसलिंग में ले जाना ज़रूरी है जो लोग कहीं वर्किंग हैं और उसके साथ पीएचडी कर रहे हैं। तो उन्हें अपने जहाँ पर आप काम कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको ले जाकर यूनिवर्सिटी को सबमिट करना होता है। और फिर काउंसलिंग में ही आपका जो एडमिशन है वो हो जाता है और वहीं पर आपको आई कार्ड और एडमिशन लेटर प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसके कुछ समय के बाद आपको RMS यानी कि रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम का लॉगिन जो है वो मिल जाता है। वहाँ पर एज ए रजिस्टर्ड स्कॉलर लॉगिन कर सकते हैं और फिर आगे आपका सिलसिला चलता है कोर्स वर्क का। तो जो प्री पीएचडी कोर्स वर्क का सेंटर है वो अलग अलग कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी देती है, किसी सब्जेक्ट का किसी और कॉलेज को, किसी सब्जेक्ट का किसी कॉलेज को, और कुछ सब्जेक्ट का यूनिवर्सिटी में ही कोर्स वर्क का सेंटर रहता है। कोर्स वर्क की ड्यूरेशन जो है वो यूजुअली 6 मंथ्स रहती है, थोड़ी बहुत प्लस माइनस भी हो सकती है। कोर्स वर्क का सिलेबस आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोर्स वर्क में आपके 3 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है आपका रिसर्च मेथडोलॉजी का जो 100 मार्क्स का होता है और दूसरा होता है आपका सब्जेक्ट का, वो भी 100 मार्क्स का होता है। इन दोनों पेपर में 15-15 नंबर के 2 मिड टर्म एग्जाम होते हैं जो सेंटर पे ही आपके किए जाते हैं और एंड सेमेस्टर एक एग्जाम होता है जो 70-70 नंबर का होता है जो यूनिवर्सिटी करवाती है। यूनिवर्सिटी करवाती है इन द सेंस डॉर करवाता है यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च करवाता है। तो इसके साथ आपका एक 50 मार्क्स का लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होती है। ये लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट जो आपका इंटरेस्ट का एरिया होता है उसमें आपको लिटरेचर सर्वे करना होता है और इसकी रिपोर्ट आप अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर को सबमिट करते हैं। कोर्स वर्क के दौरान जो लेक्चर्स हैं वो डिफरेंट कॉलेजेस के रिसोर्स पर्सन के द्वारा आपको दिए जाते हैं। कोर्स वर्क की क्लासेस का शेड्यूल क्या रहेगा ये टोटली डिपेंड करता है सेंटर पे या आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर पे। यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइंस दी है उसके अकॉर्डिंग 2 दिन आपकी क्लासेस होंगी वीक में, 2 दिन आपको अपने सुपरवाइजर के कांटेक्ट में रहना है और 2 दिन आपको लिटरेचर सर्वे के लिए मिलते हैं। और कोर्स वर्क के दौरान ही आपको एक सिनॉप्सिस भी बनाना होती है अपनी गाइड की सहमति से। फिर आपका जो कोर्स वर्क का एग्जाम होता है उसका रिजल्ट आने के बाद फिर ही आप अपनी सिनॉप्सिस को सबमिट कर सकते हैं। जो प्री पीएचडी कोर्स वर्क का रिजल्ट है वो उसमें आपको मिनिमम 55% मार्क्स से अबव लाना ज़रूरी है कोर्स वर्क को क्लियर करने के लिए। फिर कोर्स वर्क के रिजल्ट को आप अपने RMS पोर्टल पे अपलोड करते हैं। देन रिजल्ट अप्रूव होने के बाद आप अपनी सिनॉप्सिस को अपलोड करते हैं और सिनॉप्सिस अपलोड होने के बाद आप एक डेट दी जाती है जिस डेट में उस सब्जेक्ट की RDC की जाती है। RDC का मतलब होता है रिसर्च डिग्री कमेटी। एक कुछ मेंबर्स की कमेटी बैठती है, एक पैनल बैठता है जो आपकी सिनॉप्सिस की जांच करता है कि आपकी सिनॉप्सिस है कितनी रिलेवेंट है, समाज को उसकी कितनी आवश्यकता है, वो रिसर्च करने टॉपिक लायक है भी या नहीं है। अगर RDC कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो आपकी सिनॉप्सिस से सहमत होते हैं तो आपकी सिनॉप्सिस को अप्रूव कर देते हैं और फिर आप उसी टॉपिक पे अपने सुपरवाइजर के साथ रिसर्च करते हैं। अगर RDC कमेटी जो है वो उसको संतोषजनक नहीं पाती है तो वो आपको रिवाइज करने के लिए कह सकते हैं या उसमें कुछ करेक्शन का सजेस्ट कर सकते हैं। फिर आप अपने टॉपिक पे रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसको यहीं एंड कर देते हैं। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल ID है
gmail.com, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी ईमेल मिल जाएगी। आप अपने पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस लिखकर मुझे मेल कीजिए, मैं पॉइंट टू पॉइंट उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।